वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार, वेद शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे विषय को ले आया हूँ जिससे आपको पुरानी जानकारी मिलेगी। ये विषय है शाश्वत प्राकृतिक ऋषि कृषि विज्ञान परंपरा। शाश्वत प्राकृतिक ऋषि कृषि विज्ञान परंपरा कृषि विज्ञान के जनक ऋषि पराशर दुनिया के अन्य महाद्वीपों के लोग जब वर्षा बादलों की गड़गड़ाहट के होने पर भयभीत होकर गुफाओं में छुप जाते थे, जब उन्हें एग्रीकल्चर का कहाँ भी मालूम नहीं था, उससे भी हजारों वर्ष पूर्व ऋषि पराशर मौसम और कृषि विज्ञान पर आधारित आर्यव्रत के किसानों के मार्गदर्शन के लिए कृषि पराशर नामक ग्रंथ की रचना कर चुके थे। मतलब ये है हमारे परंपरा। 3 खंडों में लिखा गया यह लघु ग्रंथ वृष्टि ज्ञान, मेघ का प्रकार, कृषि भूमि का विभाजन, कृषि में काम आने वाले यंत्रों का वर्गीकरण, आकार प्रकार, वर्षा जल के मापन की विधियाँ, हिंदी महीने पुष के महीने में वायु की गति व दिशा के आधार पर 12 महीनों की बारिश का अनुमान व मात्रा का प्रतिशत निकालने की विधि, बीजों का रक्षण, जल रक्षण की विधियाँ, कृषि में काम आने वाले वाहक पशुओं की देखभाल, पोषण एवं उनके प्रबंधन के संबंध में अमूल्य जानकारी का निर्देश दिया गया है। ऋषि पराशर ग्रंथ में लिखते हैं, जीवन का आधार कृषि है, कृषि का आधार वृष्टि अर्थात बारिश है। हर किसान को बारिश के विषय में जरूर जानना चाहिए। ऋषि पराशर ने अपने ग्रंथ के 2य खंड में वृष्टि खंड में बादलों को 4 भागों में वर्गीकृत किए हैं। बादलों का यह वर्गीकरण उनके आकार यानी कि पैटर्न के आधार पर किया गया है। ज्ञात हो, आधुनिक मौसम विज्ञानी भी कंप्यूटर मॉडल एल्गोरिदम के तहत इसी कार्य को आज कर रहे हैं जो हजारों साल पहले इन्होंने किया था। आवर्त मेघ, समृत मेघ, पुष्कर मेघ, द्रोण मेघ, सबसे पहले वाला मेघ एक निश्चित स्थान से बारिश करता है, दूसरा मेघ एक समान बारिश करता है और तीसरे मेघ बहुत कम वर्षा होती है और चौथे मेघ में उत्तम वर्षा होती है। ऋषि पराशर का मत है 2-3 दिवस पूर्व बारिश का पूर्वानुमान कोई लाभकारी नहीं होता। किसान के लिए पूरे वर्ष के लिए बारिश की मात्रा ज्ञात करने के लिए एक विधि विकसित की उन्होंने। इसके तहत उन्होंने वर्णन किया है, पौष महीने के 30 दिनों को 60 घंटे के 12 भागों में विभक्त कर प्रत्येक दिन के सुबह शाम के एक घंटे में वायु की गति व दिशा के आधार पर पूरे वर्ष के लिए वर्षा की मात्रा एवं किन किन तिथियों में वर्षा होगी उसका विश्लेषण किया गया है। उसका विश्लेषण किया जा सकता है। यह जानकर अपार हर्ष होगा। वर्ष 1966 में काशी के राजा स्वर्गीय डॉक्टर विभूति नारायण सिंह के निर्देश पर एक प्रयोग किया गया था जिसमें ऋषि पराशर की इसी विधि को एकदम सटीक पाया गया। अब बात हम ऋषि पराशर के ग्रंथ की कृषि खंड की करते हैं। कृषि खंड उनका एक ग्रंथ है। ऋषि पराशर ने कृषि भूमि को 3 भागों में विभाजित किया। ये भी बहुत बड़ी बात है। अनुप कृषि भूमि, जंगल कृषि भूमि, विकट भूमि। अनुप कृषि भूमि, जंगल कृषि विकट भूमि। पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी भूमि को कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कृषि खंड में उन्होंने बताया कि किस महीने में बीजों का संग्रह करना चाहिए, बीजों की रक्षा कैसे करनी चाहिए, बीजों का रोपण किस विधि से होना चाहिए। कृषि कार्यों में खगोलीय घटनाओं, नक्षत्र आदि के भी प्रभाव का उन्होंने विस्तृत वर्णन किया है। यानी हम कितने आगे थे उस जमाने में।
सचमुच अतीत का भारत विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु है, उस वक्त भी था, जहाँ ज्ञान विज्ञान कला कौशल की भरमार थी। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने अमूल्य ग्रंथों की रचना ना की हो। दुर्भाग्य से महाभारत के महायुद्ध में हजारों लाखों ऋषि महर्षि योद्धा मारे गए, ये हमारा बदनसीब है। परिणाम स्वरूप गुरुकुल शिक्षा पद्धति और शिक्षा परंपरा विद्या की वैदिक संस्थाएं लुप्त हो गई। नो डाउट कि आज थोड़ी कोशिश हो रही है, लेकिन वो लुप्त हो गई है। देश की अधिकांश जनता पाखंड, अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर, जातिवाद, आलसी, भाग्यवादी, पुरुषवाद विहीन हो गई। 90% से अधिक ज्ञान परंपरा का ग्रंथ लुप्त हो गया। ये ग्रंथ लुप्त हो गया, उसका खामियाजा हम तो क्या पूरी दुनिया उठाएगी। आज जलवायु परिवर्तन के कारण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की भूमि बंजर होती जा रही है। यह भारत के ऋषि महर्षियों का प्रबल प्रताप ज्ञान ही था। कृषि क्षेत्र में लाखों करोड़ों वर्ष के पश्चात भी भारत की भूमि बंजर नहीं हो पाई, ये उनका पुरुषार्थ था। ऋषि पराशर का मत था कि प्रकृति का बलात् दोहन हमें नहीं करना चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए ही प्रकृति का उपयोग करना चाहिए। वनस्पति विज्ञान में फादर ऑफ बॉटनी भारत के ऋषि पराशर, विश्व भर में वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जिनका सम्मान से नाम दिया जाता है, यह है ऋषि पराशर। वो ग्रीस के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं प्रकृतिवादी थियोफेस्ट है। जबकि इन संबंध में आया शोध बता रहा है कि विश्व में यदि सबसे पहले पादपों की पहचान कहीं हुई है तो वो है भारत। इसलिए कहता हूँ कि भारत मेरा महान है। यहाँ इसके लिए पराशर ऋषि ने प्रामाणिक ग्रंथ भी लिखा है, जिनमें तमाम पादपों की पहचान जड़ तनों को लेकर बहुत ही सूक्ष्म तरीके से की गई है। इस नए शोध के आधार पर कहना होगा कि भारत वही पहला देश है, भारत ही वह पहला देश है जिसे वनस्पति शास्त्र का पितामह देश और ऋषि पराशर जैसे वैज्ञानिक के रूप में गिना जाएगा, जिन्होंने सबसे पहले वनस्पति विज्ञान को लिपिबद्ध करने का काम किया है। ये उनके पहले किसी ने भी नहीं किया। इसलिए यदि किसी को कहा जाए कि फादर ऑफ बॉटनी, तो वे ऋषि पराशर ही है और कोई नहीं। पादपों से दुनिया को सबसे पहले परिचित कराने वाला ग्रंथ है वृक्ष आयुर्वेद। दरअसल ईसा पूर्व 372 में अरेसस में जन्मे थियोफ्रेस्ट के अब तक प्राप्त वनस्पति विज्ञान संबंधी 2 निबंधों के आधार पर पूरी दुनिया में यह स्थापित कर दिया गया कि वे सर्वप्रथम वनस्पति विज्ञान से दुनिया को परिचित करने वाले वैज्ञानिक हैं, लेकिन ये गलत है। जबकि वर्तमान में वृक्ष आयुर्वेद को लेकर निकाली गई काल गणना के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि यूरोप के इस दार्शनिक को वनस्पति शास्त्र का जनक होने का श्रेय देना बिल्कुल गलत होगा। वास्तविकता में उनसे 6000 साल पूर्व, उनसे 6000 साल पहले ऋषि पराशर ने इस ग्रंथ को लिखकर यह सिद्ध कर दिया था कि भारत के लिए यह विषय नया नहीं है। मतलब वनस्पति ज्ञान का विषय कोई नया नहीं है। महाभारत के काल से पहले की है ऋषि पराशर की उपस्थिति। ऋषि पराशर के बारे में ऐतिहासिक संदर्भों में कहे तो वे महर्षि वशिष्ठ के पौत्र हैं। महर्षि वशिष्ठ के वो पौत्र है। महाभारत के ग्रंथ को इतिहासकार ने अपनी काल गणना के अनुसार ईसा से कम 5000 साल पुराना बताते हैं। यहाँ पराशर सरसैया पर पड़े भीष्म से मिलने गए थे। इतना ही नहीं, पौराणिक आख्यानों में आया है कि परीक्षित के प्रायोपवेश में समय उपस्थित कई ऋषि मुनियों में वो भी थे, ऋषि पराशर। उन्होंने 26वें द्वापर के व्यास के रूप में भी मान्यता दी गई।
वहाँ गौर करने वाली बात है कि द्वापर का काल महाभारत से भी पूर्व का कालखंड है। हालांकि ये अब भी शोध का विषय है कि कैसे पहले मनुष्य सैकड़ों वर्ष जीवित रह लेता था। इसी प्रकार से जन्म के सर्प यज्ञ में भी उपस्थित होना भी उनका भारतीय मागम में पाया गया है। इस तरह हुआ ऋषि पराशर को फादर ऑफ बॉटनी स्थापित करने का प्रयास शोध की दृष्टि से विश्व धरोहर केवलादेव धना राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के विदेशी पक्षी पाए जाते हैं, कि बायोडाइवर्सिटी खासकर मिट्टी को लेकर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार में अनुसंधानकर्ता रहते हुए शोध करने वाली डॉक्टर निवेदिता शर्मा ने अपने ऐतिहासिक संदर्भों के अध्ययन के आधार पर बॉटनी के अब तक के हुए अध्ययनों का निष्कर्ष के तहत सबसे पहले आज यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि वनस्पति विज्ञान का पितामह होने का श्रेय किसी को नहीं देना चाहिए, वो ऋषि पराशर ही है। वृक्ष आयुर्वेद में है वनस्पति विज्ञान के कई रहस्यों की चर्चा। अपनी बात को पुख्ता करने के लिए वृक्ष आयुर्वेद के उदाहरण के साथ उनके लिखे हुए अन्य ग्रंथों के बारे में भी वो बताती है। वे कहती है कि इस ग्रंथ में ही किसी बीज के पौधे से बनने से लेकर पेड़ बनने तक संपूर्णता के साथ वैज्ञानिक विवेचन दिया गया है। वह विस्मयकारी है। इस वृक्ष आयुर्वेद पुस्तक का 6 भाग है। पहला बीजोत्पत्ति कांड, दूसरा वानस्पत्य कांड, तीसरा गुल्म कांड, चौथा वनस्पति कांड, पांचवा विरुद्धवल्ली कांड, छठवां चिकित्सा कांड। इस ग्रंथ के प्रथम भाग बीजोत्पत्ति कांड में 8 अध्याय है, जिनमें बीज के वृक्ष बनने तक की गाथा का वैज्ञानिक पद्धति से विवेचन किया गया है। इसका प्रथम अध्याय है बीजोत्पत्ति सूत्राध्याय। इसमें महर्षि पराशर कहते हैं कि पहले पानी जेली जैसे पदार्थ को ग्रहण कर न्यूक्लियस बनाता है और फिर वह धीरे धीरे पृथ्वी से ऊर्जा पोषक तत्व ग्रहण करता है। फिर उसका बीज के स्वरूप में विकास होता है और आगे चलकर कठोर बनकर वृक्ष का रूप धारण करता है। दूसरे अध्याय भूमि वर्गाध्याय में पृथ्वी का उल्लेख है। इसमें मिट्टी के प्रकार, गुण आदि का विस्तृत वर्णन है। तीसरा अध्याय वन वर्गाध्याय का है। इसमें 14 प्रकार के वनों का उल्लेख है। चौथा अध्याय वृक्षांग सूत्राध्याय फिजियोलॉजी। इसमें प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के बारे में विस्तार में बताया गया है। अब तक नहीं हुआ वृक्ष आयुर्वेद जैसा कार्य किसी भी अन्य पादप वैज्ञानिक से। इसी प्रकार के पूरे ग्रंथ पर कई प्रकार के पौधों एवं जड़ी बूटियों का विस्तार से उसके मूल का स्वभाव एवं उसके गुण धर्म के साथ वर्णन मिलता है। डॉक्टर निवेदिता कहती है कि यह अकेला ही ग्रंथ यह बताने के लिए पर्याप्त है कि इससे अच्छा कार्य आज तक भी किसी ने दुनिया भर में वनस्पति वैज्ञानिक ने नहीं किया, यानी ऋषि पराशर के तौले में कोई नहीं आता। अलग अलग पौधों पर एक साथ काम करना कि अकेले इस ग्रंथ में ऋषि पराशर करते ही दिखाई देते हैं, वो अद्भुत है। इसलिए कि वो फादर ऑफ बॉटनी है, ना कि वो ग्रीस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं प्रकृतिवादी थियोफिस। अमेरिकन वैज्ञानिकों ने कही है अपनी पुस्तक में, पराशर की चर्चा शोध पर किया है। आश्चर्य व्यक्त डॉक्टर निवेदिता शर्मा का पुस्तक का संदर्भ भी ये बात आपको बताते हैं।
संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका के अल्बर्ट आइंस्टाइन, संयुक्त राज्य अमेरिका के अल्बर्ट अर्नेस्ट रेडफोर्ड एंड बेन डब्ल्यू स्मिथ द्वारा पुस्तक वस्कुलर प्लांट सिस्टमैटिक्स, जिसका पहला संस्करण वर्ष 1972 में प्रकाशित हुआ। इसमें भी इस वृक्ष आयुर्वेद का उल्लेख करते हुए लिखा गया है, प्राचीन भारत ने संभवतः ईसाई युग की शुरुआत से पहले बहुत ही रोचक एवं गहरा वनस्पति कार्य का किया जाना पाया गया है। मतलब उन्होंने भी इस बात का उल्लेख किया है। ये पुस्तक कितनी पुरानी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसका श्रेय पराशर नामक एक लेखक को दिया जाता है। यह मूल रूप से वनस्पति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसमें आकारिकी, वर्गीकरण और पौधे के वितरण के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। रूपात्मक सामग्री को तुलनात्मक रूप से बहुत विस्तार से प्रस्तुत किया गया है, जिससे आधुनिक पाठक को यह संदेह होता है कि लेखक के पास किसी प्रकार की सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप या एक अच्छा हैंड लेंस जरूर रहा होगा कि इतनी बातें वो कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह से इस पुस्तक में पौधों का वर्णन किया गया है कि वह बिना आधुनिक माइक्रोस्कोप या बड़े लेंस के बिना संभव नहीं है। यानी इस बात से यह भी पता चलता है कि प्राचीन भारत में सूक्ष्मदर्शी जैसे यंत्र थे, लेंस भी रहते थे, जिससे कि किसी भी चीज़ की गहराई तक आसानी से पता लगा लिया जाता था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी वनस्पति विज्ञान विभाग ने भी यह कहा है कि यह सही स्थापना है। आगे उनकी कई बातों की पुष्टि करते हुए दिखाई दिए काशी विश्व हिंदू विद्यालय वाराणसी वनस्पति विज्ञान प्रभाग के विवादाध्यक्ष प्रोफेसर N.K. दुबे, उन्होंने कहा था कि ऐतिहासिक संदर्भों में देखें तो यह सही स्थापना है। थियोफेस्ट फादर ऑफ बॉटनी नहीं है, बल्कि वनस्पति विज्ञान में पादपों का सही तरह से सबसे पहले वर्गीकरण अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय ऋषि पराशर है। लैटिन भाषा के कारण यह श्रेय दिया गया है कि यूरोप को उन्होंने कहा कि 16वीं, 17वीं और 18वीं इन 3 शताब्दियों में जब आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का उदय हो रहा था, उसी समय यूरोप के विद्वानों ने सबसे अधिक लैटिन प्राचीन भारतीय भाषा के ग्रंथों को पढ़ा। हमारे संस्कृत में लिखे ग्रंथों को इस बीच ना तो उस दृष्टि से देखा गया और ना ही यह भाषा आम जन की भाषा में कहीं रही। इसलिए लैटिन ऊपर आ गई और उसका प्रभाव, उसके लिखे लेखकों का असर पूरे विश्व में वैज्ञानिकों के बीच दिखाई देने लगा। संस्कृत पीछे गई, लैटिन आगे आ गई, यह एक बात है। इसमें लंबे समय में हो रहे भारत को दबाने का प्रयास, कहते हैं कि यह सच है कि हर क्षेत्र में लंबे समय में भारत को दबाने का प्रयास किया गया है। यहाँ भी हमें वही दिखाई देता है। थियोफेस्ट के बारे में भी बॉटनी को लेकर यही है कि वनस्पति विज्ञान से जुड़े वैज्ञानिक उन्हें बार बार अपने अध्ययन के साथ जोड़ते रहे, इसीलिए वो दुनिया के लिए फादर ऑफ बॉटनी हो गया। पराशर मुनि सबको नहीं पता कि वो क्या है, जबकि पराशर ऋषि का लिखा हुआ वृक्ष आयुर्वेद ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में उससे भी पुराना है, सुश्रुत संहिता से भी पुराना है। इसलिए वे ही आज न केवल भारत के संदर्भ में बल्कि वैश्विक पटल पर फादर ऑफ बॉटनी है। प्रोफेसर N.K. दुबे के साथ यह भी जोड़ते हैं कि भारत में इन्हें पढ़ाने का आरंभ आज से वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में कर दिया जाए।
ये जरूरी है। ये वृक्ष आयुर्वेद ग्रंथ हजारों वर्ष पूर्व की भारतीय प्रज्ञा की गौरवमयी गाथा कहता है। कुछ प्राचीन कृषि ग्रंथ, कृषि पराशर, पराशर कृषि संग्रह, पराशर तंत्र, वृक्षायुर्वेद, सुरपाल, कृषि गीता मलयालम में रचनाकार परशुराम, नुशक दर फन्नी फलहत फारसी में द्वारा शिकोह, कश्यपी से कृषि सुक्ति कश्यप, विश्ववल्लभ चक्रपाणि मिश्र, लोकोपकार कन्नड़ में रचनाकार है चाउंदराया, उपवन विनोद सारंगधर, सस्यवेद भारत कृषि विज्ञान ऋषियों ने कृषि को हमारी आत्मनिर्भरता के लिए बेहद जरूरी बताया है। उन्होंने कृषि कार्य को बढ़ावा देने का भरसक प्रयास ही नहीं किया, बल्कि स्वयं कृषि भी की, मतलब उन्होंने कृषि का भी खुद प्रयोग किया। आश्रम के आसपास के क्षेत्र को कृषि के लिए उपयोगी बनाया। यह क्षेत्र ही खेत कहे गए। मिट्टी की प्रकृति को पहले जाना गया। इस खेत की उपज निपज के रूप में जो कुछ बीज पाए गए वो परिश्रम की धन्यता से फलस्वरूप धान या धान्य कहे। ये धन्य करने वाले बीज आज तक भारतीयों के प्रत्येक अनुष्ठान व कर्मकांड के लिए सजने वाला थाल में शोभित होते हैं। चावल अक्षत रूप में है तो यव के जौ या जव के नाम से जाना जाता है। रसरूप गुड़ के साथ धनिया का पहला प्रसादी ही स्वीकार किया गया है। ऋषि धान्य सावा है, ऋषि धान्य सांवा है, जो शायद पहले पहल आहार के योग्य बना, जिसकी पहचान महिलाओं ने पहले की, क्योंकि वे आज भी ऋषि पंचमी पर उसकी पूजा करती है। इस खेतों के कार्यों से जो कुछ अनुभव अर्जित हुआ वो सस्यवेद के प्रणयन का आधार बना। इस ज्ञान संग्रह में अधिक वितरण के योग्य माना गया। इसीलिए जो कुछ ज्ञान हासिल हुआ उसे सीखा भी गया तो लिखा भी। सस्यवेद के इस प्रचार को दान कृत्य की तरह स्वीकार कर दिया गया है। तृतीयक कल्पतरु में सस्यवेद के दान की महत्ता लिखी गई है। विधान, पारिजात, राजनिर्देश, अमात्य कर्म, वर्ण कर्मावली आदि में भी विषय व्याप्ति है। पराशर का जोर कृषि के लिए मौसम के अध्ययन पर रहा तो काश्यप ने जल की उपलब्धि वाले इलाकों में खेती के उपाय करने को कहा। शाश्वत मुनि ने भूमिगत स्रोतों से खोज के लिए उचित लक्षण को दकारगल नाम से प्रसारित किया। काश्यप ने पेड़ों की शाखाओं को भी द्रुमोत्पादन क्षेत्र के रूप में स्वीकारा और कलम लगाने का प्रयोग किए। कोविदार ऐसे ही बना। ना ही है ना रोचक ये सस्यवेद की परंपराएं। ऐसे उपाय लोक के गलियारे में बहुत है। आपको भी कुछ याद होंगे ही। पारंपरिक बातें, विशेषकर देसी खाद की बातें तो याद हो गई ही। इन सब बातों पर आधारित सस्यवेद का हाल ही चौखंबा ग्रंथमाला में प्रकाशन हुआ है। एक लुप्त ग्रंथ पर यह पहली बार काम हुआ है। तो आज की बात थी ऋषि पराशर की, जो कृषि और वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता या आदि संस्थापक मैं उन्हें कहूँगा, यानी बॉटनी हो या कुछ भी हो, फादर ऑफ नेशन हमारे महात्मा गांधी थे, तो ये फादर ऑफ बॉटनी ऋषि पराशर है। नमस्कार। वेद शास्त्र, शास्त्र संपन्न, सदा संतुष्ट। भारतीय संस्कृति वैदिक परंपरा वेद शास्त्र।